तो अब बात करते हैं लास्ट फोर्थ पार्ट की, मॉक टेस्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी की, और वो सेक्शनल टेस्ट है जिसमें हमारे पास पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो लास्ट के 30 क्वेश्चन बताए उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो 71st नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। इनमें से कौन सा क्या है रिप्रेजेंटेशन है? रिप्रेजेंटेशन किसका? पावर शेयरिंग का इंडिया के अंदर। पहला है फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल in an autonomous area of Meghalaya, formation of the government by a different political party after general election, reservation of 1/3 of seat in every municipality for women, formation of a government in a state by a coalition of 3 political party। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन ऑटोनोमस एरिया ऑफ मेघालय, तो जो क्या कर रही है यहाँ पे हमसे पूछा है क्वेश्चन ने कि पावर शेयरिंग का एग्जांपल बताना है। पावर मतलब जो सेंटर है वो और जो कोई भी अलग बॉडी एक्स है वो आपस में पावर को शेयर कर रहे हैं, वो आपस में पावर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दिया मेघालय के अंदर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दिया, तो ये क्या एक तरीके से क्या कर रही है? पावर को शेयर ही तो कर रहे हैं, एक तरीके से पावर को शेयर ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा, मतलब ये तो होगा ही है, पावर शेयरिंग में हमारे पास करेक्ट आंसर पूछा है ना। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर जनरल इलेक्शन। यार जैसे जनरल इलेक्शन में हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी ए थी, अब वो हार गई, पॉलिटिकल पार्टी बी हो गई, तब पावर को शेयर कर लेना, पहले इसके पास अब इसके पास हो गया। सो ये भी इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट इन एवरी म्यूनसिपैलिटी फॉर वुमेन। पहले सिर्फ और सिर्फ मैन के पास पावर था, अब वुमेन के पास भी आ गया, तो एक तरीके से क्या आ गया, ये भी पावर शेयरिंग का ही तो एग्जांपल है, तो तीसरा तो होगा। उसके बाद फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन ए स्टेट बाय अ कोलिशन ऑफ 3 पॉलिटिकल पार्टी। 3 पॉलिटिकल पार्टी आपस में आ गए, पावर को एक दूसरे से क्या कर लेंगे, इन्होंने शेयर कर लिया। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पावर शेयरिंग। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 1 2 3 4 सब यहाँ पे पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल है। उसके बाद है 72nd, which one of the following statement is correct with reference to the Citizenship Amendment Act of 2019। 2019 की जो Citizenship Amendment Act है उसके बारे में हमको बताना है कि करेक्ट क्या है। It facilitates certain sections of illegal migrants from across the Indian subcontinent to acquire Indian citizenship। ये इंडियन अक्रॉस द इंडियन कॉन्टिनेंट नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मना किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो माइग्रेंट आएंगे उसको मना कर दिया था। ठीक है, हमारा सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हमारे पास नेपाल भी आता है और भूटान भी आता है, मतलब नेपाल और भूटान से जो आएंगे उनको मना नहीं था। सो इट इज़ इनकरेक्ट। सेकेंड है, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। देखते हैं, रुकिए इसको समझते हैं। सी है, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू द एरियाज मेंशन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही लग रहा है। इट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप डिटेंशन सेंटर टू फैसिलिटेट द डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट। गलत है, ये बोल रहा है इट सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। रुक जाओ, ये वाला जो है ना यहाँ पे लास्ट में सब कुछ सही है, बट ये लास्ट में रजिस्ट्रेशन नो। इट सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। मतलब कोई अगर यहाँ पे अचानक से कोई अगर किसी और देश में रहता है तो उसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, बट पहले उसको 11 साल प्लस 1 ईयर रहना पड़ता था, लेकिन अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में उसकी वजह से इसको 5+1 कर दिया गया। ओके, सो ये इन सिंप्लीफाइज हो गया, बट ये रजिस्ट्रेशन वाले नहीं, नेचुरलाइजेशन वाले से सिंप्लीफाई किया। सो बी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द मेंशन। बिल्कुल सही है, तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू द एरियाज मेंशन इन दिस शेड्यूल। मतलब ये हमारे पास मेंशन किसमें है, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम में ये एप्लीकेबल नहीं है। और इसके साथ साथ ये और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये उन स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट ये उन स्टेट्स में भी नहीं है। ओके, सो 72 हो गया। 73 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार, प्रोवाइडिंग फॉर द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन झारखंड, सीडिंग ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बांग्लादेश, addition of Dogri language in the 8th schedule of the Constitution of India. How many of the above changes were done by a Constitutional Amendment Act? तो Constitutional Amendment Act क्या लैंग्वेज जो शेड्यूल नंबर 8 है, सॉरी शेड्यूल नंबर 8 है, बिल्कुल सही है। 8th शेड्यूल में हमारे पास लैंग्वेज के बारे में बात करता है। अगर उसमें हमको किसी चीज़ को ऐड करना है
तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा। सो डी 4 तो होगा ही होगा, तो जहाँ पे 4 नहीं है उसको हटा दिया मैंने। देखो भाई, हम लोग टेरिटरी को जब दूसरे देश को देंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बांग्लादेश को दिया तो उसमें हम 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया था, तो 3 तो होगा ही होगा, मतलब 3 तो होगा ही होगा। तो 3 जहाँ पे तीनों में है, 3 तो तीनों में है। नाउ क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार, इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो 1 हटा दिया मैंने, तो ये वाला बैठ गया। उसके बाद प्रोवाइडिंग फॉर अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन झारखंड, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा और हमको मिनिस्टर देना पड़ेगा, ठीक है। सो द आंसर इज सी, बिकॉज यहाँ पे मिनिस्टर को देने के लिए भी, मिनिस्टर बनाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 74 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। द jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution, देखते हैं, रुकिए। both the central and the state government are separately answerable to the people, no they are collectively answerable not separately, this is incorrect। तीसरा गलत है तो हम इसको हटा दिया, पहला तो कॉमन है तो फिर तो सही होगा ही होगा। द jurisdiction of the respective levels or tiers of the government is specified in the constitution, बिल्कुल स्पेसिफाइड है यार, शेड्यूल्स के अंदर तो यही बता रहा है क्या। तो यहाँ पे जो 74 है, यहाँ पे ये जो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे बोथ द सेंटर एंड द स्टेट इज सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, बिल्कुल सही है। जो स्टेट है और जो सेंटर दोनों सेपरेटली आंसरेबल है, अलग अलग जवाब देना पड़ता है दोनों को। सो यहाँ पे तीसरा तो सही होगा, तो तीसरा सही होगा, तो यहाँ पे हमने ए और सी को हटा दिया। सो दूसरा सही होगा ही, क्योंकि दूसरा दोनों में कॉमन है। पहला देखते हैं, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। ये गलत को थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने 4th को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट कर दिया, इसलिए गलत हो गया। बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो स्टेट है उसको अलग से जवाब देनी पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से, और जो अपने पास एमएलए है उसको भी अलग से जवाब देना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे दोनों सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल्स। ओके, 75 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट हेल्प इन एक्सपांसन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इनमें से कौन सा एक्सपांसन में हेल्प नहीं करेगा डेमोक्रेसी का? प्रोवाइडिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ पावर टू लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, इट हेल्प, यस। सेकेंड, बी, ट्रांसफरिंग ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम कंकरेंट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट अंडर दी, एक्सपांसन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करना है। ट्रांसफरिंग ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम कंकरेंट लिस्ट टू द यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा लग रही है। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बाय लोकल अदालत, ये भी तरह से क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन द सीट्स ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर वुमेन, भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को हम डिसेंट्रलाइज करें, ज़्यादा बेहतर होगा ना यार, तो हम उसको यूनियन को दे रहे हैं, तो हमारे पास दिक्कत है। सो यहाँ पे नॉट, दिस विल नॉट हेल्प इन एक्सपांसन ऑफ डेमोक्रेसी। ट्रांसफरिंग द subject from concurrent list to the union list under the 7th schedule do not help in expansion of democracy. 76 है, considered the following statement with respect to the Constituent Assembly of India. It was a sovereign body with people to frame any constitution of its liking. बिल्कुल सही है, sovereign body था वो। Among the provinces, erstwhile United Province had the highest representation in the assembly, बिल्कुल सही। वहाँ पॉपुलेशन था और पॉपुलेशन के हिसाब से 1 मिलियन में एक कम से कम कैंडिडेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से उसके पास क्या थे? यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थे। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग can be considered as a part of asymmetric federalism in India? Representation of state in Rajya Sabha based on their population, बिल्कुल सही है। एसिमेट्रिक फेडरेलिज्म का एग्जांपल है। पार्लियामेंट्री पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट, पार्लियामेंट खुद से कर सकता है। ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट ओवर एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है। पावर ऑफ द बोडो टेरिटोरियल काउंसिल टू इनैक्ट लॉज गवर्निंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक एसिमेट्रिक फेडरेशन नहीं, इसके पास पावर दिया हुआ, तो इट इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरेशन। 4 तो हटा दिया मैंने। दूसरा तीसरा कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा ए। 78 है, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एंजॉय सेवरल प्रिविलेजेस एंड हैज द पैरिटी विद सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउएवर फॉर सर्टेन एक्टिविटीज दे नीड टू ऑब्टेन अ स्पेशल परमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड द अबव मेंशन स्पेशल परमिट। ठीक है, तो स्पेशल परमिट किसके लिए? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को किस चीज़ के लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा? तो रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए लेना पड़ेगा, सिविलिंग एक्टिविटीज़ के लिए करना पड़ेगा, माउंटेनियरिंग के लिए है ना, इंटर्नशिप इन द फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन के लिए, जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए, सब के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? उनको परमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया।
79 है विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग relation between the center and the Union Treaty of Delhi. The law of the Parliament prevail over the law of the Legislative Assembly of Delhi on matters enumerated in the state list of Schedule 7 of the Constitution in case of conflict. बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे नाम का पावर दिया हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर है नहीं. Both the Parliament and the Legislative Assembly of Delhi can make laws with respect to all matters enumerated in the concurrent list of the Schedule 7 of the Constitution. बिल्कुल सही है. The anti-corruption branch of Delhi government is empowered to investigate cases of corruption against the employee of central government. कैसे हो सकता है भाई, कोई स्टेट का कोई यूनियन टेरिटरी का कोई आदमी होगा वो सेंटर के लोगों के खिलाफ कैसे करप्शन का चार्ज कर सकता है? दिस इज इनकरेक्ट. In case of differences of opinion between the Lieutenant Governor and the Council of Ministers of Delhi, the Lieutenant Governor can refer the matter to President of India for decision. बिल्कुल सही है, हमसे करेक्ट पूछा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर जाएगा सी, दैट इज ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 18 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिबर्टी. वाइल नेगेटिव लिबर्टी इंक्रीज कंस्टेंट ऑन इंडिविजुअल, पॉजिटिव लिबर्टी सिक्स टू रिड्यूस दैम. The preamble of Indian Constitution mention our 5 type of liberty. बिल्कुल से liberty of thoughts, liberty of faith, liberty of belief, liberty of worship, liberty of expression. तो दूसरा तो होगा ही होगा. Liberty conceived by fundamental rights in India is qualified. It is qualified, yes. While negative liberty increase the constraint, बिल्कुल सी है. positive liberty reduce करता है उसको. तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है. ये जो 80 नंबर क्वेश्चन है इसमें हमारे पास नेगेटिव लिबर्टी का मतलब, लिबर्टी मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंट. ठीक है, रिस्ट्रेंट नेगेटिव है, रिस्ट्रेंट नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनाता है, मतलब रिस्ट्रेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज. ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आंसर हो जाएगा सी. उसके बाद एक और चीज़ को मैं देखना चाहूँ यहाँ पे थोड़ा सा. हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म. इसमें जो पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल टू इनैक्ट लॉज गवर्निंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी एक तरह से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का पार्ट है. क्योंकि भाई हमारे पास समझना है कि देखो, किसी चीज़ में स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, किसी चीज़ में सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल में इस टेरिटोरियल काउंसिल के पास ज़्यादा पावर विद रेफरेंस टू द सेंटर. सेंटर के पास का पावर कम है, तो एक तरह से क्या है, इसके पास ज़्यादा पावर हो गया, इसके पास कम हो गया, तो क्या है एक तरह से ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी. ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट was declared as a part of the basic structure of the Indian Constitution by the Supreme Court in the SR Bommai versus the Union of India case 1994. Free and fair election, equality of status and opportunity of individual, harmony and balance between the fundamental rights and active principle of state policy. जो fundamental rights और active principle of state policy वाला है, ये मिनर्वा मिल केस ने बोला था. मिनर्वा मिल केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये तो नहीं होगा. और फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी. बिकॉज ये जो 1994 में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था बार बार बिना कुछ ऐसा कुछ ठोस सबूत के, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, आप फेडरल कैरेक्टर को आप नहीं वायलेट कर सकते हो. सो बिकॉज फेडरल कैरेक्टर इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द 8th शेड्यूल, जो कि बात करता है लैंग्वेज के बारे में of the Indian Constitution. The language listed in the 8th schedule of the Constitution are recognized as official language of the Republic of India. बिल्कुल सही है. A person seeking Indian citizenship through naturalization must have adequate knowledge of the language enlisted in the 8th schedule. बिल्कुल सही है. The choice of the official language of a state of India is limited to the language enumerated in the state 8th schedule. नहीं भाई, official language जो है स्टेट वो 8th schedule में बाहर को भी ले सकता है. So this is incorrect. The central government can draw vocabulary from other language in the 8th schedule and assimilate them into Hindi language. ये भी सही है. तो हमारे पास गद पूछा था, गद क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी. तो सी हो जाएगा अपना आंसर. With reference to the renaming of a place in India, consider the following statement. First, renaming a state of India requires a constitutional amendment and must be approved by both the House of the Parliament by special majority. रीनेमिंग करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी जरूरत नहीं पड़ती भाई, सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है. ये आर्टिकल 4 बोलता है.
सेकेंड है, इट इज़ मैंडेटरी टू कंसल्ट द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन टेरिटरी इफ इट हैज़ अ लेजिस्लेचर बिफोर रीनेमिंग इट। मैंडेटरी नहीं है भाई, मैंडेटरी नहीं है उसे कंसल्ट करना। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रपोजल टू रीनेम अ सिटी कैन बी रिजेक्टेड बाय द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कट पूछा है, कोई भी कट नहीं है यहाँ पे। 84 है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली ब्लैक लिस्टेड foreigners from traveling into India. In this context, consider the following statement regarding the blacklist. It is the list containing the names of citizens of foreign country against whom a lookout circular is or has been issued. Name of the citizens of the foreign countries देखते हैं। The foreigner division of the the foreigner division of the Ministry of External Affairs is in charge of maintaining its comprehensive list. Not the Ministry of External Affairs. Ministry of Home Affairs is in responsible for this. तो this is incorrect। तो दूसरा तो हो ही होगा, दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब तीसरा द ब्लैक लिस्टिंग इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। नहीं भाई, पब्लिक डोमेन में नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमसे पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा बी, means first is correct. The list containing the names of the citizens of foreign countries against whom a lookout circular has been issued, ये है black listing में। 85 है, consider the following statement regarding restriction on freedom of trade, commerce and intercourse within the territory of India. While imposing restriction on the freedom of trade, commerce and intercourse between the state of India, the parliament can give preference to one over another। बिल्कुल सही है। कुछ स्टेट जो होते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड इज बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन अ स्टेट। बिल्कुल सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा दोनों, बोथ 1 and 2। विथ रेफरेंस टू द फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो प्लेबेसाइट, प्लेबेसाइट क्या होता है यार? प्लेबेसाइट में इट इज़ अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन इशूइंग अ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जैसे कि प्लेबेसाइट हमारे पास कंडक्ट किया था, है ना, हमने क्या किया, जैसे हमारे पास ये जूनागढ़ है, ठीक है ना, ये जूनागढ़ था जहाँ के राजा ने बोला कि हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो हमने बोला वहाँ पे प्लेबिसाइट कराया। वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे हमने क्या किया, एक इशू, उनका ओपिनियन लिया। एक इशू था, पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू था, उसके लिए हमने उनका ओपिनियन लिया, उसको हमने क्या बोला, प्लेबिसाइट किया। तो प्लेबिसाइट का डेफिनेशन ये है, सही होता है, ये सही डेफिनेशन है। रिकॉल का मतलब है इट इज़ अ मेथड बाय विच वोटर कैन विड्रॉ अ लॉ, नॉट अ लॉ। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो अपने पास जो MLA है, MP जो उन्होंने इलेक्ट किया उसको वापस बुला लें, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉल। सो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे लॉ को वापस बुलाने की बात नहीं होती, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को वापस बुलाने की बात होती है। 3 इनिशिएटिव, इनिशिएट करना मतलब पीपल्स कुछ लॉ को बनवाने के लिए इनिशिएट करते हैं कि लेजिस्लेचर इस लॉ को बनाए। इट इज़ अ मेथड बाय विच द जनरल पब्लिक कैन प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनैक्टमेंट। बिल्कुल सही है। 4 referendum, it is a method by which proposed legislation is sent to the people for decision making through direct democracy। बिल्कुल सी। रेफरेंडम हमारे पास कहाँ हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, है ना, जब हमारे पास सद्दाम हुसैन आ गया था पाकिस्तान में। जब सद्दाम हुसैन, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं, बस वही हुआ था। सद्दाम हुसैन जब क्या बन गया, वहाँ का डिक्टेटर बन गया ना, तो उसने प्राइम मिनिस्टर अपने आप को घोषित कराने के लिए क्या किया, वहाँ पे रेफरेंडम कर दिया, डायरेक्ट वोटिंग करो और मुझे यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर चुन लो, इसलिए। तो 4 इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है क्या, यस करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट कितना है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ दिस state of checks and balance, system of checks and balances as existing under the Indian Constitution? Examination of the finance account of the Union Government by the Public Account Committee, yes. An address passed by the Parliament for removing a judge of the Supreme Court, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी पे चेक बना कर रह रहा है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पे लेजिस्लेटिव बॉडी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी हो गया। तो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होगा। तो ये आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बात करनी है। आर्टिकल 279A एम्पावर्स द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टू कॉन्स्टिट्यूट अ GST काउंसिल। यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट empowered, here पे प्रेसिडेंट इज एम्पावर।
सो दिस इज इनकरेक्ट, तो मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, हमसे करेक्ट पूछा है, तो तीसरा सही होगा ही होगा। द काउंसिल कैन डायरेक्ट द स्टेट टू कंप्लाई विद इट्स रिकमेंडेशन। भाई ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते यार, मजबूर नहीं कर सकते उसको, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, बी हो जाएगा 3 ओनली। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी इंक्लूड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल हु आर लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन एम्पावर टू क्रिएट फॉरेनर ट्रिब्यूनल टू डिसाइड वेदर अ पर्सन इज फॉरेनर और नॉट। बिल्कुल सही, इतना पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। Who among the following were the members of the drafting committee of the Constituent Assembly of India? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर तो बच्चे को पता है, बी आर अम्बेडकर होंगे ही होंगे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर होंगे ही होंगे, तो बी आर अम्बेडकर तो चौथा तो होना ही होना है। तो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 4 और ओके राजेंद्र प्रसाद पार्ट होंगे इसका, सॉरी यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी का पार्ट नहीं थे। यहाँ पे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो कि एक प्रोमिनेंट लॉयर थे उस समय का, उसके पार्ट थे, उसके साथ सैयद मोहम्मद सदुल्ला। तो आंसर हो जाएगा बी, ये इसके पार्ट थे 1, 2 and 4 ओनली। 91st नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाईकैमरल सिस्टम फॉलोड बाय इंडिया। बाईकैमरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। बोथ द हाउस इन द बाईकैमरल सिस्टम एट द सेंटर एंड द स्टेट हैव द सेम टेन्योर। बिल्कुल सही है। राज्यसभा लोकसभा जो होता है, सॉरी राज्यसभा लोकसभा से राज्यसभा पार्ट 6 ईयर, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट भी मतलब जो टेन्योर है वो 6 ईयर होता है। द मेजोरिटी द मेंबर द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या जाएगा यहाँ पे सब। अरे भाई इतना बंडर कैसे कर सकता हूँ यार। बाईकैमरलिज्म इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्टेट। अब तक किसी भी केस ने बाईकैमरलिज्म को बेसिक स्टेट का पार्ट नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, सो पहला नहीं होगा। और जो बोथ द हाउस ऑफ द, मैंने बोला तो सही था बट यहाँ पे गलती से टिक कर दिया सही है बोल के। भाई दोनों हाउस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, सॉरी चलो हम लोग बात करते हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 ईयर का होता है, राज्यसभा का टेन्योर 6 ईयर का होता है। तो दोनों का सेम कैसे हुआ, यहाँ पे सेम टेन्योर बोल रहा है, तो ये चीज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, यहाँ पे करेक्ट ये है थर्ड वाला, तो हमसे पूछा करेक्ट, तो करेक्ट इज ओनली 1 स्टेटमेंट। 92 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। Both OCI and non-resident Indian are not eligible to cast a vote in Indian election। गलत है भाई, NRI are the citizens of India, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ इनकरेक्ट। OCI enjoys parity with non-resident Indian in matters of acquisition of property। नो भाई, जो NRI है वो एक्विजिशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी का, बट जो OCI है वो नहीं कर सकते। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, दोनों इनकरेक्ट है यहाँ पे। 93rd है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑल इंडिया सर्विसेज। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ IAS जो होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनका कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। IPS का जो होम मिनिस्ट्री इज द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द IPS। एंड IFS फॉरेस्ट सर्विस का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट एनवायरमेंट, यार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है ना वो क्या है अपने पास, कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स का। द रैंक ऑफ अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कैन नॉट बी रिड्यूस विदाउट हिज और हर विदाउट गिविंग हिम और हर अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर। गलत बात है भाई, उसके रैंक को कम कर किया जा सकता है उसको, दिस ऑल्सो इनकरेक्ट। देखो कब रैंक को कम किया जा सकता है, जैसे अगर कोई थ्रेट हुआ, कोई IPS आदमी हो कुछ कर सकता है, कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसकी जो बोले तो उसकी जो रैंक उसको कम किया जा सकता है बिना उसके बताए, ठीक है ना। उसमें उसको सुनने का, गवाही होने का भी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा बच के रहो भाई, आप पॉलिटिक्स से नहीं जीत सकते। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। 94 the process of amendability of Indian Constitution is considered to be a synthesis of flexibility and rigidity. Which one of the following is the most appropriate reason for having an element of rigidity in the constitutional amendment process?
मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर अमेंडमेंट, मतलब एक रिजिडिटी होने का कारण क्या है? The welfarist nature of the Indian state to uphold the permanent nature of the fundamental rights, to maintain the supremacy and sovereignty of Indian Parliament, secure the rights and power of the states in federal polity. डी लग रहा है, ओके। बिकॉज अगर यहाँ पे ये फेडरल नेचर चला गया तो क्या फ़ायदा होगा? तो इसीलिए तो फेडरल जो आपने बस बोला रिजिड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ द फेडरल करेक्टर। सो यहाँ पूछा ना एलिमेंट ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमसे पूछा है भाई रिजिडिटी क्यों किया है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड क्यों है? रिजिड इसलिए कि यहाँ पे कोई भी फेडरल पैक्टर को चेंज ना कर पाए भाई, इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए। Which one of the following is the implication of being a citizen of a country? It is an essential condition for being beneficiary of welfare scheme of the government. देखते हैं, people enjoy full civil and political rights. Citizen है तो it is a prior condition to hold property in India. It is essential to enjoy fundamental rights. प्रोवाइड नहीं, fundamental rights सबको दिए हुए हैं यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए हैं तो गलत हो जाएगा। बेनिफिशियरी द वेलफेयर स्कीम, फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपके पास तभी मिलेगी जब आप सिटीजन हो तो। 95 में 96 द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी टू द सिटीजन इज इंसाइलेंट इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द सेम इक्वालिटी। यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज यस। पब्लिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या सब जो है वो हेड ऑफ इलेक्ट को सब आपस में मिल के इलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी एक तरह से इक्वालिटी को ही प्रमोट कर रहा है। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, ये भी एक तरह से क्या कर रहा है, इक्वालिटी को ही प्रमोट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। विथ रिगार्ड टू इंडिया बीइंग अ फेडरल पॉलिटी विथ यूनिटरी बायस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेजिस्लेटिव पावर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इमरजेंसी प्रोविजन येस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्ट्रेटिव पावर विद द सेंटर येस। पावर ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विद द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या यूनिटरी बायस है? ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव पावर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस, ऐसा ये भी गलत है बिकॉज यहाँ पे यूनिटरी बायस नहीं है, दोनों जो सेंटर है जो स्टेट है दोनों इसमें नियम बना सकते हैं। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ओके। Now question number 98 है which of the following statement with respect to the independence of judiciary is not correct? The executive and the legislature should not interfere with the decision of the judiciary, ये correct है। The judge must be able to function freely without any fear, ये भी सही है। Independence means the absence of accountability on the part of the judiciary, भाई independence का मतलब यहाँ पे absence of accountability नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। Independence of judiciary is necessary for ensuring a democratic polity, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमसे गलत पूछा है, गलत हो जाएगा सी, तो ये आंसर हो जाएगा अपना। 99 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिफाइंस द लिमिट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, ऑर्गन को लिमिट कर देता है बिकॉज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जुडिशियल रिव्यू इज नीडेड टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। तो हमने बोला 9th शेड्यूल को भी इम्यून नहीं रहा, जो 1970 के पहले के जो लॉ है वो तो इम्यून है, बट उसके बाद के भी लॉ इम्यून नहीं रहे क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट आंसर जाएगा डी। नाउ 100 नंबर क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग, ओके सर। द कॉन्स्टिट्यूशनल 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि EWS के बारे में बात करता है, वॉज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। GST exchange of territories between India and the Bangladesh, reservation of economically weaker section, yes EWS के बारे में था। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये EWS का। तो दिस इज ऑल, थैंक यू।